राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, सेलमेंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज़। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ऑब्लिगेशंस डिफाइन करता है पार्टीज़ के बीच में। सर फेडरिक पोलोक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका कहना है कि सारे एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस जो एनफोर्सिएबल हैं लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में। सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हर जगह यही बात की जा रही है कि एन एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए गए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट क्या होते हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से मिलके हमारा एग्रीमेंट बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पर्सन को अपनी बाइक सेल करनी है तो वो दूसरे पर्सन को कहता है, मान लीजिए ए पर्सन बी पर्सन को कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ एट ₹15,000। ये यहाँ पर उसको प्रपोजल दे रहा है। प्रपोजल मीन्स ऑफ़र, किसी को ऑफ़र देना। वहाँ पर एग्रीमेंट तब बनेगा जब ए पार्टी ने ऑफ़र दिया है, प्रपोजल किया है बी पार्टी को कि मैंने अपनी बाइक 15,000 पे सेल करनी है। जब सामने वाली पार्टी मीन्स बी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं ये बाइक 15,000 में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस होता है। जब प्रपोज़ल के बाद जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होएगी तो उसको हम एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्स किए जाते हैं लॉ के द्वारा। एग्रीमेंट्स को अगर लॉ से इन्फोर्समेंट मिल जाए तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हर जगह देखी जाती है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसका ये कहना है कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जाके बने। हम जनरली आपस में डील कर रहे हैं कि मैंने ये बाइक सेल करनी है और तुम ये परचेज़ कर लो, हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेंगे जब ये इन्फोर्स करे लॉ द्वारा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है कॉन्ट्रैक्ट तो जब बनेंगे जब एग्रीमेंट को इन्फोर्स होएगा लॉ के द्वारा। बट हर एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अब हम आ जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वही हमने बताया अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका सेक्शन 2H बात करता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वो कहता है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए और जो वो एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा मतलब एनफोर्स किया हो जाना चाहिए लॉ के द्वारा हमारे। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक जनरली सिंपल मीनिंग है ऑल एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही हम समझेंगे एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है, अब इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए हमारे बिटवीन द पार्टीज़ के बीच में। जैसे मैंने बताया ए पार्टी और बी पार्टी आपस में प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो वो हमारी पार्टी होगी। और हमारा एग्रीमेंट के बारे में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E बात करता है। 2 ही बोलता है कि एवरी प्रोविस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। 2E कहता है कि सारे प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक से ज़्यादा प्रोमिसेस हैं
जो भी कंसिडरेशन फॉर्म करे, कंसिडरेशन मतलब कोई अमाउंट, जैसे कि मैंने बोला था अभी पहले एग्जांपल में, ए बाइक सेल कर रहा है 15,000 पे, तो जो यहाँ 15,000 है दिस इज कंसिडरेशन, ठीक है। तो फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट है। अब सेक्शन 2B में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2B में प्रोमिस डिफाइन किया गया है। प्रोमिस क्या होता है? प्रोमिस होता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अगर जिस पर्सन को प्रपोजल मेड किया गया, मतलब ए ने बी को प्रपोजल दिया था बाइक के लिए, तो मतलब बी को जो प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, अगर बी सिग्निफाई हिज एसेंट मतलब वो अपनी हामी भरता है उस चीज़ पे, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो हम बोल देंगे कि हमारा प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया है। जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। एक नॉर्मल सी बात है कि हमारी जनरली लाइफ में हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करूँगा, तो और तुम कह देते हो ठीक है भाई, तुमने उसको बोला ये करने को, उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो वो एक एक्सेप्टेंस होगी, वो टोटल मिलके हमारा एक प्रॉमिस बन गया। तो जो एग्रीमेंट है वही बात मैंने पहले बताई थी कि वो एक प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस है। अब सेकंड पॉइंट उसमें क्या बोला गया है कि जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होने चाहिए, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होने चाहिए। जो हमारा सेक्शन 10 है वो कंडीशंस के बारे में बात करता है कि कौन कौन से हमारे एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल हो सकते हैं लॉ द्वारा। इसमें बोला गया है कि ये सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है कि जो ऑल एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो फ्री कंसेंट से किए गए हैं पार्टीज़ के द्वारा, और पार्टीज़, देखो इसमें ये पॉइंट्स बनते हैं, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। जो पार्टीज़ हमारी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, जो एग्रीमेंट किया उसने, वो पार्टीज़ हमारी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और फॉर लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का, और वो हमारे लॉ द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। जैसे कि हम इंग्रेडिएंट है, अभी हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमारे इंग्रेडिएंट की बात करी गई है, जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं उनको यहाँ डिवाइड करके पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया है ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। उसने सबसे पहले क्या बोला था, इसमें फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात करी गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो पार्टी सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो करने के लिए तैयार हैं, मीन्स उनकी कॉम्पिटेंसी है, उनको राइट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का। जहाँ पे यहाँ पे देखो कंडीशन दी गई है 3, ये पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले है हमारा माइनर। अब कोई माइनर पर्सन है, अगर उसकी एज उसने 18 नहीं ली है, तो वो किसी भी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक माइनर है, उसको नॉलेज नहीं है व्हाट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर हर या हिम, या उसके लिए क्या प्रॉफिटेबल है, क्या उसके लिए लॉस है। अब कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता, उसकी मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है समझने की कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ऐसे ही है पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। अगर लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि ये पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वैलिड नहीं होगा, तो वो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है हमारा। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि जो एग्रीमेंट है वो मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट। हमने ये पॉइंट पढ़ा था, जो एग्रीमेंट है वो फ्री कंसेंट से होने चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होएगा, कंसेंट क्या होती है हमारी, कि जैसे भाई तूने मेरे को बोला कि मैं ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, तू अपनी मर्जी से कह रहा है हाँ मैं ये खरीदना चाह रहा हूँ, तो मतलब इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हमारी फुल कंसेंट है, हम अपनी मर्जी से एंटर करना चाह रहे हैं। बट अगर कोई पार्टी हमें धक्के से मजबूर कर रही है, हमारे सर पे गन रख के कह रही है नहीं तूने ये पैसे लेने हैं, ये चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, तो वहाँ हमारी फ्री कंसेंट नहीं हुई, फ्री विल नहीं हुई, अपने मर्जी से नहीं खरीदा। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जो भी पार्टीज या एग्रीमेंट must have agreed to something in the same sense and the consent of a party must not have been obtained by, ये कह रहा है कि जो पार्टीज है वो एग्रीमेंट जिस सेंस में हमने कहा है उसी सेंस में एक्सेप्ट होना चाहिए और कंसेंट से होना चाहिए पार्टी। ये कोर्जन मतलब किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए,
अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से किसी की कंसेंट ना ली गई हो कि हमने उसको कुछ और बता दिया और चीज़ कुछ और थी। मिस प्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए कुछ भी, और ना ही मिस्टेक होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट है मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी कंसिडरेशन होती है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ बेचनी है, उसकी वैल्यू तो 2 रुपये है, अगर हम उसको 50 में बेच रहे हैं तो वो लॉफुल कंसिडरेशन तो नहीं हुई, प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, बट लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, और उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, मैं उसको बोल रही हूँ तू जा इस पर्सन का जाके मर्डर करा और मैं तेरे को इतने 50,000 रुपये दे दूंगी, तो ये कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमें लॉफुल काम करने के लिए करना होता है, ये तो एक क्रिमिनल एस्पेक्ट हो गया, इसमें तो कोई लॉफुल काम था ही नहीं। तो इसमें यही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ करना चाहिए हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, जो हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें ये बताया गया है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कि जो फॉरबिडन, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। ये बताया गया है कि किस काम को हम अनलॉफुल कह सकते हैं, जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन किया गया हो। अगर वो किसी डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को, अगर वो फ्रॉडलेंट है, उसमें कोई इंजरी हो सकती है किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को, और कोर्ट ने इसको इमोरल और अपोज बोला, अगर ये सब उसमें प्रेजेंट है तो मीन्स वो अनलॉफुल है, तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर सम कंसिडरेशन। वही वाली बात, एग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा ही होगा, हम वैसे क्यों एग्रीमेंट करेंगे। वही बात है कि एग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, बट कुछ केसेस हैं जिनमें एक्सेप्शंस है, उसमें कंसिडरेशन की नीड नहीं है। वो बताए गए हैं हमारे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ राइटिंग में और रजिस्टर्ड में लिखी है कि इसमें कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने किसी को प्रोमिस किया है कि हम तुम्हें कंपेंसेट कर देंगे, या कोई टाइम पेड डेप्ट, ये सारी इसकी एक्सेप्शंस है। इन केसेस में विदाउट कंसिडरेशन ये चीज़ें वॉइड हो जाएंगी वरना। अब नेक्स्ट है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये कह रहा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको शुरुआत से ही डिक्लेयर कर दिया गया वॉइड को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है कि वेयर बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। ये कह रहा है कि अगर दोनों पार्टीज़ ने गलती से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर लिया, मतलब मैंने कुछ और कहा था, उसने कुछ और समझ लिया, वो आपस में एक मिस्टेक होगी समझने करने में, तो वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं हमारे। वही एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन, ये सारे हमारे सेक्शंस हैं कुछ जिनके बारे में हमें आगे समझने को मिलेगा। अभी इस पॉइंट्स को पढ़ लें, इनको डिटेल में आगे समझाऊंगी जब हमारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम इस कंसेप्ट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम अब स्टार्टिंग में इस कंसेप्ट को समझेंगे तो हमारे माइंड में नहीं जाएगा। वैसे थोड़ा नॉर्मली ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वही एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हैं, वो स्टार्टिंग से वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। अभी ये कह रहा है कोई एग्रीमेंट कर ले, नहीं भाई ये पर्सन जब तक 27 साल का नहीं हो जाता उससे पहले शादी नहीं कर सकता, ये कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। कोई किसी का लाइफ के बारे में, उसकी मैरिज के बारे में कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये बंदा इस साल से पहले मैरिज नहीं करेगा। यही अगर हम किसी रिस्ट्रेंट कर, अगर ट्रेड को रिस्ट्रेंट करना चाहें, अगर हम ये कहें कि नहीं ये जुडिशियल प्रोसेस, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट सारे अनवैलिड हैं, ये वॉइड हो जाएंगे शुरू से ही। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर्स आर इनवैलिड। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन अंडर एनी रिक्वायरमेंट अंडर एनी अदर लॉ। अगर हमें कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो एग्रीमेंट होता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट या फॉर्मेलिटीज़ जो भी हमारे लॉ द्वारा दी गई है उसको फुलफ़िल करता होना चाहिए। एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, अटेस्टेड भी होना चाहिए, रजिस्टर भी होना चाहिए। अगर जिस लॉ के अंदर हम एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है तभी इन्फोर्सिएबल होएगा। जो कंडीशन एक एग्रीमेंट को एंटर करने के लिए दी गई है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। जैसे हमारा सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, उसमें बोला गया है कि अगर हमारा कोई भी एग्रीमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके ट्रांसफ़र का, तो वो सेक्शन 70 ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट के तहत
वो रिटर्न भी होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। वही कंडीशन है। अगर हम कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, अगर उस लॉ में कोई पर्टिकुलर कंडीशन है कि भाई ये रिटर्न में होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो हमें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, तभी वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।